नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे दिनांक 18 और 19 मार्च 2021 की महत्वपूर्ण खबरों पर। चलिए तो शुरुआत करते हैं आरएस 2021 के संदर्भ में इस सामग्री के साथ। तो आप सभी के इंटरव्यूज़ की डेट्स आ चुकी हैं और जो दूसरे चरण के इंटरव्यूज़ हैं आरएस के, उनकी भी घोषणा कर दी गई है। तो आपके लगभग 3 मई तक सभी इंटरव्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। इसका मतलब आपकी नई जो आरएस की वैकेंसी है वो भी जल्दी आने वाली है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें। डेली करंट अफेयर्स का ये डोज आपको आरएस की मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अपनी नियमितता को ना तोड़ें और बाकी लोगों के साथ भी इसे शेयर करें और लाइक जरूर करें। चलिए तो पहला प्रश्न आज देखते हैं। दोस्तों, बीमा क्षेत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो लोगों को एक सुरक्षा प्रदान करता है विविध क्षेत्रों में, और इसी क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए बीमा संशोधन विधेयक 2021 हाल ही में राज्यसभा में पारित किया गया, जिसमें इस बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को बढ़ा करके 74% कर दिया गया। अर्थात अब किसी भी भारतीय कंपनी जो कि बीमा क्षेत्र में कार्यरत है उसमें विदेशी कंपनियों द्वारा 74% की निवेश किया जा सकेगा, जिसका तात्पर्य है कि उस कंपनी का स्वामित्व जो है वो विदेशी क्षेत्र द्वारा अर्जित किया जा सकता है। तो 74% करने वाला ये बीमा संशोधन विधेयक पारित हो गया है। ये बिल बीमा एक्ट 1938 में संशोधन करता है। तो 1938 का जो एक्ट है उसमें बीमा कारोबार के कामकाज के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करना सम्मिलित है, और बीमा कंपनी, उसके पॉलिसी धारक, शेयर धारक और रेगुलेटर्स के बीच जो संबंध है उनको भी ये रेगुलेट करता है। संशोधन विधेयक पारित होने से बीमा क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धा आएगी, जिससे गरीबों को भी बीमा लेने में सहूलियत होगी और बीमा का जो प्रीमियम राशि है उसमें भी कमी आएगी। दोस्तों, लगातार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है और इसी क्रम में रिसाइकलिंग की ओर ध्यान देते हुए हमारी जो वर्तमान में रेखीय अर्थव्यवस्था है उसको वृत्तीय अर्थव्यवस्था में बदलते हुए भारत ने एक नई वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की है, और इस नीति में किसी भी पुराने वाहन का स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने पर नए वाहन की खरीद पर 5% की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए का नया वाहन खरीदता है तो उसे लगभग 50,000 रुपए की बचत होगी अपने पुराने वाहन को स्क्रैप करवाने पर। इस स्क्रैपिंग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पार्ट्स को भी अलग किया जाएगा और बचे हुए सामग्री से नए वाहनों का निर्माण हो पाएगा, और इसी के साथ विभिन्न प्रकार की धातुओं का जो उत्सर्जन है उसको भी सही तरीके से निस्तारित किया जा सकेगा। दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की। इसका उद्देश्य पुराने और कबाड़ हो चुके वाहनों को कम करना, पर्यावरण को सुधार करना, वायु प्रदूषण कम करना, सड़क और वाहनों की सुरक्षा में सुधार, बेहतर ईंधन क्षमता और विभिन्न प्रकार के जो उद्योग चल रहे हैं वर्तमान में स्क्रैपिंग के लिए उनको मान्यता प्रदान करना, जबकि कम लागत पर कच्चा माल उपलब्ध कराना जैसे उद्देश्य सम्मिलित है। इस व्यवस्था से 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश होगा और रोजगार के 35,000 से ज़्यादा नए अवसर आएंगे। वाहन निर्माताओं को स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के बदले में नए वाहन खरीदने पर 5% की छूट मिलेगी। इसके अलावा स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के बदले पंजीकरण शुल्क भी माफ हो जाएगा। तो ये एक नई स्क्रैपिंग नीति है जो केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही है। दोस्तों, इसमें 15 वर्ष से अधिक उम्र के जो वाहन हो चुके हैं, चूँकि ये 10 से 12% अधिक उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इनके दोबारा से जो इनका फिटनेस प्रमाण पत्र है उसको प्राप्त करने को हतोत्साहित करके इन्हें स्क्रैप करने पर जोर दिया जाएगा, जबकि 20 वर्ष के बाद किसी वाहन को रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले गुलदस्ता जनवरी फरवरी 2020 का एडिशन जो 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक के कंप्लीट करंट अफेयर्स को धारण करता है वो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। बहुत ही संक्षिप्त सारगर्भित जानकारी के साथ में आपके करंट को ये पूरा करता है। इसी का वार्षिकांक आपका 2020 का संपूर्ण वो भी हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो आज ही आप गूगल प्ले स्टोर से इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये बिल्कुल सही है। भारत ने 2030 तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है, ये गलत है। भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने की प्रतिबद्धता जाहिर की है, तो आंसर होगा केवल 1।
तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को 18 मार्च को इस अंतर्राष्ट्रीय स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो भारत में इन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं अपनी ओर से टीबी के उन्मूलन के लिए। जुलाई 2021 से 3 साल का कार्यकाल उनका शुरू होगा। अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विभिन्न देशों को टीबी से लड़ने के लिए एक साथ लाने का काम करती है। ये एक टीबी मुक्त दुनिया का विजन अपने साथ धारण करती है और लगातार इसके लिए प्रयास भी कर रही है। इसकी स्थापना 2000 में की गई थी और इसे टीबी को खत्म करने का काम सौंपा गया है। ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ये बीमारी होती है और श्वसन संबंधी प्रमुख समस्याओं में एक है और लोग इसकी वजह से बड़ी मात्रा में भारत में लोगों की मृत्यु हो जाती है। संगठन की स्थापना 1998 में लंदन में आयोजित तपेदिक महामारी पर तदर्थ समिति के पहले सत्र के बाद की गई थी। भारत ने 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है और जो वैश्विक समय सीमा है वो है 2030 और इसीलिए भारत ने हाल ही में वर्ष 2017 से 2025 के लिए टीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना भी दी थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर बनने वाले सबसे ऊंचे रेल पुल का जो है आर्क जो है दोस्तों उसका निर्माण पूरा कर लिया गया है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल होगा और इसे जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बनाया जा रहा है। यह रेलवे पुल नदी तल से 359 मीटर ऊंचा होगा और पेरिस के सुप्रसिद्ध आईफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा होगा। एक बार निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यह रेलवे पुल चीन की बीपन नदी पर बने शुआईबाई रेलवे पुल का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। तकरीबन 1250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल का निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ था और यह पुल 8 तीव्रता वाले भूकंप का सामना करने में सक्षम होगा। दोस्तों, बैंकिंग क्षेत्र में लगातार आरबीआई द्वारा रेगुलेशंस किए जाते हैं और इसी क्रम में हाल ही में एक बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ने 15 मार्च 2021 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बैंकिंग विनियमन के धारा 10(1)(b) सेकंड के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ये जुर्माना लगाया गया है क्योंकि इस बैंक ने जो है कमीशन के रूप में अपने कर्मचारियों को जो पारिश्रमिक का भुगतान किया है उसमें गड़बड़ी की थी, कुछ नियमों का उल्लंघन किया था। इससे पहले भी आरबीआई ने 2019 में एसबीआई पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था क्योंकि उस समय बैंक द्वारा जो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां हैं या नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो हैं उनके और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन से जुड़े मानदंडों का उल्लंघन किया था। दोस्तों, एसबीआई दुनिया भर का 43वां सबसे बड़ा बैंक है और 2020 में ये दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेशन की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 221वें स्थान पर रहा था और एकमात्र ऐसा बैंक था जिसने ये सूची में स्थान हासिल किया था। ये एक राष्ट्रीयकृत बैंक है और भारत का सबसे बड़ा बैंक भी है। तो यह है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिस पर मैंने आपसे चर्चा की है। इसी तरह से मैं करंट अफेयर्स लाता रहूँगा, लेकिन आपका सहयोग अपेक्षित है। तो लाइक और शेयर में कंजूसी ना करें और लगातार इस कार्य को बढ़ावा देते रहें। बने रहें हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।